चलिए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बहमनी साम्राज्य के बारे में। दक्षिण क्षेत्र के राजाओं के बारे में पढ़ रहे हैं, दक्षिण क्षेत्र के वंशों के बारे में पढ़ रहे हैं और लास्ट हम लोग वंश किए थे। दक्षिण भारत का त्रिपक्षीय संघर्ष को हम लोग पूरा किया था, जिसमें कृष्णदेव राय के बारे में जो बहुत फेमस राजा रहे हैं उनके बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की थी, यानी सालू वंश, तुलु वंश, उसके बाद कौन सा फक, ठीक है ना। पहले है सालू वंश, फिर तुलु वंश, फिर कौन सा संगम वंश, फिर अड्यूवेडु वंश, ठीक है ना। और अड्यूवेडु वंश पूरा करने के बाद हम लोग उस जमाने की परिस्थिति को पढ़े, उस समय की शासन व्यवस्था क्या थी। अब हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो आप लोग पढ़ रहे थे कि बीच में एक नदी थी, उस नदी को पाने के लिए राजा कृष्णदेव राय ने जिस लड़ाई को जीत करके इस युद्ध को कंप्लीट किया था, जो बहमनी से होता था, तो बहमनी साम्राज्य है क्या। तो आज की टॉपिक हम लोग की वही है, उसी पर टॉपिक करने वाले हैं कि जो दो नदियों के उस पार जो इलाका था, जिसको जीतने के लिए हमेशा बार बार लड़ाई होती थी, और इस तरफ के लोग जो सालू वंश की स्थापना किए थे, संगम वंश के संस्थापक में रहे, सालू वंश, तुलु वंश, उसके बाद अड्यूवेडु वंश जो रहा। पहले तो संगम ही हुआ, फिर सालू आया, फिर तुलु आया, फिर ठीक है ना, अपने बाबूजी के नाम पर रखा। तो ये सब प्रोसेस आती रह गई। और आज हम लोग शुरू कर रहे हैं किसके बारे में, बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य की स्थापना हसन गंगू नामक व्यक्ति के द्वारा किया गया। इस समय दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश, कौन सा वंश, किसी को याद है तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक, बहुत माने गयासुद्दीन तुगलक। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक आखिरी राजा था। इतना ज्यादा खतरनाक हिस्ट्री मत बनाओ, ठीक है ना। सौरभ कुछ ज्यादा ही हिस्ट्री में दिमाग लगा रहा है, क्यों? ठीक है ना, हमको लगता है कि हिस्ट्री का बुक लिखने वाले हो भाई सौरभ खन्ना। अच्छा है, जागरूकता लेनी चाहिए। बार बार हम कहते हैं कि अगर कोई भी टॉपिक है उसको अलग अलग तरीके से पढ़ा जा सकता है। अगर एक ही चीज़ में बहुत ज़्यादा बार बार गोता लगाओगे तो तुम्हारा अपना हो जाएगा। अच्छी बात है, जानना चाहिए, डीप में लेके जाओ और तुमको अपने आप नॉलेज हो जाएगा। एक बार चीज़ों को थोड़ा समझ गए, उसके बाद तुमको खुद नॉलेज हो जाएगा, तुम खुद उसको समझने लगोगे बहुत करीब से। प्राचीन भारत की सिलेबस को तुम समझ गए हो, मध्यकालीन भारत को भी सिलेबस को तुम समझ जाओगे, तो तुमको कहाँ कुछ पढ़ना है, उसी को जितना डीप में चले जाओ। एक बार मध्यकालीन भारत की रिवीजन करना हो तो क्या पढ़ लेंगे, दिल्ली सल्तनत एक बार देख लेंगे ना उसे वीडियो, एक मुगल साम्राज्य पढ़ लेंगे, हो गया, खत्म हो गया मेडाइवल हिस्ट्री। इससे ज़्यादा क्या पढ़ना है। प्राचीन भारत का इंपॉर्टेंट पार्ट है, मौर्य साम्राज्य पढ़ लेंगे, ठीक है। पाटलिपुत्र साहब पटना पर या मगध साम्राज्य पर जितने सारे शासक रहे उसको पढ़ लेंगे। उसके पहले वाला बहुत कम पूछता है, इसको पूरा पढ़ लेंगे, महाजनपद तक पढ़ लेंगे, हमारा कहानी क्या हो जाएगा समाप्त। शुरुआती का सिंधु घाटी सभ्यता थोड़ा देख लेंगे, यही ना पढ़ना है। ऐसे अगर आप पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में जाएगी कि क्या क्या पढ़ना है। एक नेट डायग्राम जिसको बोलते हैं, यहाँ पढ़े, यहाँ पढ़े, यहाँ पढ़े, यहाँ पढ़े, ऐसे ऐसे जो कंट्रीब्यूशन डायग्राम होता है उसको अगर आप एक साथ रखते हो तो बड़ी जल्दी में आप रिवीजन कर सकते हो फटाफट। वो अलग बात है कि 346 जगह पर 546 दिमाग में आएगा, 546 जगह पर 567 दिमाग में आएगा, कभी 483 दिमाग में आएगा, कभी 383 दिमाग में आएगा, कभी 100 ईसा पूर्व याद आएगा, ठीक है ना। ये सब डेट याद आ रहा है, क्या क्या बोल रहे हैं सर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 में हसन गंगू नामक व्यक्ति के द्वारा किया गया। इस समय दिल्ली सल्तनत के सुल्तान तुगलक वंश का शासक था और मोहम्मद बिन तुगलक उस समय क्या था, शासक था। मोहम्मद बिन तुगलक उस समय क्या था, शासक था। हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, गयासुद्दीन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक कौन था आपको याद है, ठीक है ना, जिन्हें पागल बादशाह के नाम से जानते हैं। बहुत परिवर्तन किया गया इसके राज्य में, लेकिन बहुत दुख की बात है कि सफल ना रहा, ठीक है ना। इसीलिए क्या कहा जाता है, असफलताओं का राजा, ठीक है ना, यानी प्रयोगों का राजा। इसे बहुत ज़्यादा प्रयोग किया लेकिन सब सक्सेस, मतलब वही बात है, किस्मत खराब थी तुम कह सकते हो, लगाता था। लेकिन उसमें वर्तमान समय हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक की तुलना
भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से कर सकते हैं। प्रयोग तीनों ने बहुत ज़्यादा किया और अच्छा भी था, लेकिन सारे प्रयोग क्या होने लगे, फ्लॉप हो गए। क्यों फ्लॉप हो गए? क्योंकि सही समय नहीं रहा होगा या भारत उसके लिए तैयार नहीं है। जैसे 3 कार्यक्रम आपको हम बता देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। पहला जीएसटी फ्लॉप पोजीशन है, दूसरा नोटबंदी एकदम फ्लॉप है ना, और तीसरा जो सबसे अहम बात, जो एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आया है वो महा फ्लॉप है, जो तुम लोग झेल रहे हो। अभी तुम लोग जो झेल रहे हो न्यू एजुकेशन पॉलिसी एकदम बेकार लग रहा है कि नहीं तुम लोग को? ठीक है, हर 6 महीना पर एग्जाम, कम से कम एनुअल एग्जाम होती थी, ठीक है, 2 बार एग्जाम तुम दे रहे हो, ठीक है ना। बड़ी दुख की बात है, 2 बार चोरी करने के लिए जोखिम डालना पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि अपने से, अरे हंसने की इसमें क्या बात है, हम सच्चाई ज़्यादा बोल रहे हैं, ठीक है ना। मान लो कि अगर 2 बार रिक्स लिए तो 2 पार्ट क्लियर हो गया रहता, अब तीसरा बार रिक्स लोगे बस 3 पार्ट क्लियर हो गया, मतलब ग्रेजुएट हो गए रहते। लेकिन यहाँ भी 3 बार रिक्स लेने को तैयार हो, अभी फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर रहे हो। यहाँ आधारभूत संरचना कोई नहीं, सिर्फ एग्जाम एग्जाम, लगातार एग्जाम। 10 दिन पहले रिजल्ट आया, फिर 15 दिन पहले फॉर्म भराएगा, एक के बार एडमिशन होगा उस क्लास में जिस क्लास में उसको पढ़ना है, उसमें एक 1 टाइम एडमिशन, 1 टाइम फॉर्म भरो। ये सब क्या है? तो बिहार में तो सिर्फ इसी तरह का लोग ग्रेजुएशन का डिग्री बांट रहा है, ढिठ्ठे। और दूसरी जगह क्या होता होगा तो तुम समझ ही रहे हो, लगभग सब जगह का स्थिति सेम ही है ग्रेजुएशन का। डीयू और बीएचयू और जेएनयू जैसे ये सब को छोड़ दो तो कुछ नहीं बचा हुआ है, सब इसी तरह डिग्री बांट रहा है। पहले तो बिहार यूनिवर्सिटी वाला को लेके जाता था उधर तो पूछता था रे कहाँ से है, हट, हाथ से लिखल रहता था मार्कशीट, ठीक है, हम लोग को तो मिला हुआ हाँ हाथ से लिखा हुआ मार्कशीट, ठीक है, कंप्यूटराइज वो भी नहीं रहता था जकरा मन है। हाँ, बहुत ज़्यादा अपने मन से लिख लेता था लड़का था, जो फेल हो जाता था ना, अपने कलम से लेकर के उस पर लिख लेता था 35 पास, चल जाता था फॉर्म भरने। उसका डिग्री बाद में फंस जाता था, क्योंकि यहाँ नु चेंज कर लिया उसका रिकॉर्ड में। जब डिग्री फंसता था तब बाप बाप करने लगता, पैसा उसा दिया के काम करा लिया, हम पास है, देखिए सर, देखिए देखिए। ये तो जाली फरोश का काम, ये सब बहुत करप्ट लोग होते थे। तो ये सब फ्लॉप पोजीशन है, इस सब से बचना चाहिए। अभी पहले नीचे लेवल को मजबूत करना चाहिए। जैसे मान लो कि अगर हम एजुकेशन सिस्टम सुधारना चाह रहे हैं, तो हम अगर डायरेक्ट 10th वाले को सुधारना चाहे तो थोड़े सुधरेगा, हमको 1 क्लास को सुधारना है और बाकी छोड़ देना चाहिए 5-6 साल वाला के, जाओ तुम ऐसे ही पास हो जाओ। और समझ में 1 वाले को उस तरह का, जैसे मान लो हम टेक्निकल एजुकेशन देना चाह रहे हैं तो हम 1 वाले से शुरुआत करेंगे, सारा प्रयोग उसी पर करेंगे, समझ में आई, और इस वाले को छोड़ देंगे, जाने देंगे, और ये प्रोसेस लगातार चलेगा तो अपने 3-4-5 साल में सुधार हो जाता है। डायरेक्ट बड़ा वाला को पकड़ लिया, अब जो एक ग्रेजुएशन पढ़ा नहीं उसको पीजी में डायरेक्ट टाइट करेगा तो क्या होगा बोलो, मर जाएगा वो बच्चा। जो इंटर पढ़ा नहीं उसको ग्रेजुएशन में टाइट करेगा तो क्या होगा? ठीक है, विज्ञान बहुत टफ होता है, कहने के लिए है, ठीक है ना, लेकिन विज्ञान इतना आसान कोई सब्जेक्ट नहीं है, तुम पढ़ोगे तब, क्योंकि कोई झंझट नहीं है, एक दायरा है, उस दायरे में आपको पढ़ लेना है, ठीक है। सब विषय का अपना इम्पोर्टेंस है, अगर इम्पोर्टेंस नहीं रहता तो फिर वो सब्जेक्ट होता क्यों? सबका अपना अपना वजूद है, सबका अपना अपना स्कोप है, तुमको जिसमें दिलचस्पी है, ज़्यादा जिग जैग पाथ नहीं बनाना चाहिए, न तो ब्राउनियस मोमेंट होगा, फिर प्रॉब्लम होगा, ठीक। चलिए, मोहम्मद बिन तुगलक, पागल बादशाह, हसन गंगू को ही अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से जाना जाता है। इन्होंने अपनी राजधानी गुलबर्गा को बनाया, यानी हसन गंगू का दूसरा नाम क्या है? अलाउद्दीन हसन या बहमन शाह के नाम से जानते हैं। देखो, हिंदुओं में शाह ऐसे लिखते हैं, मुसलमानों में शाह ऐसे लिखते हैं, बात समझ में आ गई? तलाबेसा वाला शाह और हिंदुओं की तलाबेसा अलग है, ठीक है। हसन गंगू की मृत्यु के बाद बहमनी साम्राज्य में अगला शासक मोहम्मद शाह प्रथम बना, और इन्हीं के काल में रायचूर द्वाब के क्षेत्र पर अधिकार करने लेकर विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बीच युद्ध प्रारंभ हो गया, जो लगभग 200 वर्षों तक चला, और अंत में विजयनगर के शासक राजा कृष्णदेव राय ने इस पर अपना अधिकार कर लिया। याद आया वो कहानी मैं पहले बता दिया था कि द्वाब क्षेत्र को पाने के लिए किसके, इसी जिनका नाम था मोहम्मद शाह, इसके शासनकाल में शुरू हुआ और बहुत लंबा चला, कितने साल था? लगभग 200 वर्ष तक
कोई जीत ही नहीं पाता था, लड़ाई होता था। जैसे है ना, हम दोनों भाई जब लड़ने लगते थे तो मम्मी बोल देते थे कि लड़े दही तो एक चटीऊ मारा ओकरा, एक चटीऊ मारा ओकरा, घुसा पहुँच रहा ओकरा, साले साले कह के फेरते का देर में साइड हो गया। लेकिन देखना, दू गो आदमी लड़ता रहेगा, जब तुम उसको छुड़ाने जाओगे तो हट 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 फाड़ देवे, आज फाड़ देवे, खूब कुदाता रहेगा। तुम हट जाओ, बोला ठीक है लड़ा, तो दोनों नहीं लड़ेगा, शांत हो जाएगा। वही बात है, ये दोनों खूब लड़ता था, दोनों एक तरफ मजबूत पड़ता था, दोनों लड़ाई होती थी, लेकिन उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलता था। रगड़ा रगड़ी करके सब चला गया, उसका कोई निष्कर्ष ही नहीं निकलता था। लेकिन हर होता है ना कि कभी ना कभी भारी कोई पड़ता है। राजा कृष्णदेव राय कभी भारी हुआ करते थे, भारी पड़े, और फिर क्या किया, उस दुआ वाले मैटर को खत्म कर दिया, जीत लिया, ठीक है ना, और अपने में मिला लिया। मोहम्मद शाह प्रथम की बात करते हैं, इस प्रकार आप कह सकते हैं ये दोआब के क्षेत्र में जो लड़ाई हुई उसमें विजेता कौन रहा, राजा कृष्णदेव राय, और हारने वाला कौन था, बहमनी साम्राज्य। ठीक है, मोहम्मद शाह प्रथम के बाद अगला बहमनी शासक का नाम है तायुद्दीन फिरोज, जो 1397 से 1422 तक बना। इन्हीं के शासनकाल में रूसी यात्री अल्थीसियस निकेतन कहाँ आया था, भारत आया था। कौन था, रूस का शासक था, और वो भारत की तरफ क्या हुआ था, आ जाए। विजयनगर की राजधानी कहाँ है, हम्पी। विजयनगर की राजधानी कहाँ है, हम्पी, बहुत फेमस जगह रहा है, ठीक है ना। ताउजुद्दीन फिरोज ने दक्षिण भारत में भीमा नदी के किनारे फिरोजपुर नामक शहर की स्थापना की। बहमनी वंश का सर्वाधिक प्रमुख शासक फिरोज शाह बहमनी था। फिरोज शाह बहमनी एक विद्वान व्यक्ति था जो धार्मिक दृष्टिकोण से सहिष्णु शासक था। वो अरबी भाषा का, फारसी भाषा का, तुर्की का, कन्नड़ का, तेलुगु का, मराठी आदि भाषाओं एवं ज्योतिष तर्कशास्त्र और वनस्पति शास्त्र में भी उसकी रुचि थी। बहुत विद्वान व्यक्ति था। ये आप जितने भाषाओं को जान रहे हैं, ये नाम जो सुन रहे हैं, ये तीनों तो दक्षिण की है। कन्नड़ कहाँ बोला जाए, कर्नाटक के इलाका में। तेलुगु है तमिलनाडु के इलाका में। मराठी आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, महाराष्ट्र के इलाका में लोग मराठा बोलता है। तो ये सारे दक्षिण भारत की। उसके आगे जो आप देख रहे हैं अरबी है, फारसी है, वो तो लोग का अपना रीजनल लैंग्वेज है। धार्मिक क्षेत्र को पढ़ने के लिए जो कोई सच्चा मुसलमान होगा उसको अरबी पर कंट्रोल, उर्दू जो है वो अरबी से बोला जाता है। तो अरबी अगर जानकार है तो उर्दू तुम्हारा काम चल जाएगा। तो अरबी हो गया, तुर्की हो गया, फारसी हो गया, ये सारी चीज़ें। ये कहता है फिरोज शाह बहमनी राज्य को दक्कन भारत का सांस्कृतिक केंद्र बनाना चाहता था। उसने दौलताबाद को एक भेषधाला का निर्माण के रूप में, फिरोज शाह बहमनी के समय में विजयनगर और बहमनी राज्य के मध्य में भी संघर्ष हुआ। मतलब इसके भी समय में भी ऐसा हुआ, ठीक है, क्योंकि ये 200 साल की बात है ना, 200 साल तक लड़ाई चला है दोनों के बीच। एक ही साल में कैसे निपट जाएगा, एक राजा गया, दूसरा राजा है, दूसरा राजा गया, तीसरा राजा है, और उधर से भी राजा क्या होते रहेगा, बढ़ते बढ़ते अंत कहाँ हुआ, राजा कृष्णदेव राय पर। मन में चल रहा होगा कि सर इधर से उसमें अंत हुआ होगा, ठीक है। प्रशासनिक दृष्टिकोण से फिरोज शाह बहमनी के शासनकाल की सबसे प्रमुख विशेषता थी प्रशासन के स्तर पर बड़ी संख्या में हिंदुओं को नियुक्त कर दिया। किसको नियुक्त किया, एक बात समझो, जो सामाजिक दृष्टिकोण से होते हैं अक्सर तुम देखना वो अपने जात का ना निकल करके विरोध करेगा। जैसे मान लो बहुत प्रतिष्ठित टीचर हैं खान सर, उनको कभी नहीं देखोगे मजार पर जाते हुए या टोपी उपी पहन उनके वीडियो ऐसा नहीं देखे हो, बहुत रेयरली कभी तुम देखे होगे कि वो अपना रोजा उजा रखते होंगे या कुछ नहीं रखते हैं। लेकिन तुम देखे होगे सरस्वती पूजा में जा रहा है, राम मंदिर में कुछ बोल रहा है, कुछ हिंदू वाला बात बोलेगा। जबकि कोई मुसलमान हिंदू अगर कोई इस तरह का ट्यूटर है या कोई राजनेता है तो वो क्या करेगा, मुसलमान का टोपी पहन लेगा, मुसलमान को बढ़िया देगा, इस्लाम ऐसे है आए, ठीक है ना भाई सारा, मतलब वो उसके अगेंस्ट में जा करके बोलेगा। तो क्या होगा, मुस्लिम समुदाय के लोग क्या होगा, देखो हिंदू होकर के इतना अच्छा बोल रहा है ना, मुसलमान होकर के इतना अच्छा बोल रहा है। इससे क्या होता है, आपका स्पेशल पब्लिसिटी। जैसे मान लो कि हम पुरुष हैं और हमारा सोच एकदम पुरुषवादी है, हम लगातार पुरुषों के बारे में बोले, पुरुष ऐसा पुरुष वैसा, लड़की ऐसी होती है लड़की वैसी होती है, बेकार 500 बात। तो लड़की लोग बहुत ज़्यादा एकदम कट्टू, तो सब लड़का पुरुष ऐसा ही होता है, महिलाओं के बारे में ऐसे सोचता है। लेकिन हम पुरुष हैं, ठीक है, और लगातार महिलाओं को प्रिशिप्ट कर रहे हैं, उसको बोले कि महिलाओं का ऐसा दुख है, ऐसा दर्द है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, सभी पुरुषों को महिलाओं का काम करना चाहिए, ठीक है ना,
उसको इतना ज़्यादा वर्कलोड नहीं देना चाहिए। तो अगर जो जागरूक महिला है जो सोशल मीडिया चले, बोलो कितना अच्छा आदमी, ठीक है ना। हमको लगता है कि एक कोर्ट चलने लगेगा, अगर पता चलेगा कि ये बंदा कुंवारा है तो फिर उधर से सारी लड़कियों की तरफ से प्रपोजल आएगा, ये जवानी दिल मस्तानी दिल मैं किसको दूं, इसी को दे दे, इससे अच्छा नहीं मिलेगा रे बाबा, ठीक है। उसको क्या पता ये सारे बात वीडियो के लिए है, ठीक है। रियल में तो सब वही चाहता है। तो बड़े लेवल के जितने सारे लोग हैं सब लोग दिखावा करते हैं, रियल में कोई किसी का नहीं, ये बात जान जाओ। ऑन कैमरा ऑन वीडियोस, ठीक है ना, ये सब एक तरह का ढोंग होता है, ठीक है ना। जिस ढोंग को समझ गया, जैसे फिल्मों में होता है वो हो रहा है हूबहू आजकल लाइफ में। तुतुरु गाना सुने हो 3 इडियट का, जैसा फिल्मों में होता है हो रहा है हूबहू, क्योंकि आजकल हम लोग खुद फिल्म शूट करते हैं। अगर हम लोग चाहें फिल्म बनाना तो आराम से बना सकते हैं, अब तो बहुत आसान काम है। तुरंत 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट का वीडियो, ठीक है ना। सौरभ की एक प्रेम कथा वीडियो हो गया, शॉर्ट वीडियो, 25 मिनट में प्रेम कथा समाप्त, यहाँ से लेकर रामेश्वर सिंह कॉलेज तक कहानी खत्म। बनाया जा सकता है, बहुत आसान काम है, ठीक है। लेकिन पहले के ज़माने में सब क्या था, टफ था, बहुत टफ था। जो चीज़ वीडियो में दिखाई दे रहा है उस पर एकदम दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि हम सब अच्छा वीडियो ही अपलोड करते हैं। तुम्हारा इतना खराब मोबाइल है, टूटल फाटल मोबाइल है, जैसन वैसन तैयो में के बढ़िया फोटो चुन के डालते हो, है ना। और जिसके पास बड़ा बड़ा सोनी इरेक्शन का कैमरा है, ठीक है ना, जेड सीरीज का मोबाइल है, ठीक है ना, उससे तुम कल्पना ही कर सकते हो कैसा लेता हो, कैसा डालता हो, क्या करता हो। कभी कल को तो तुम लोग को भी डाउट लगता है कि अरे सर ऐसा तो रियल में नहीं दिखते हैं जितना अच्छा कैमरा में दिखते रहते हैं। तो ये सारे ना कैमरा और फिल्टर का कमाल है, रियलिटी यही है, आ सकते, इसलिए सब चीज़ से बचो। प्रशासन ने बड़ी, ये बात इतनी छोटी लाइन के लिए मैंने इतना शुरू कर दिया क्योंकि वो मुसलमान था और उसने क्या किया, हिंदुओं को बहुत ज़्यादा सेना में क्या कर लिया, शामिल कर लिया। तो उसको क्या हो गया, समाज में स्पेशल रेपुटेशन मिला हो, किसके तरफ से, हिंदू के तरफ से। अरे भाई वो मुसलमान है और हिंदू के बारे में इतना सोच रहा है, यही राजा बहुत अच्छा आदमी। पहले है ना एक कहावत है कि शिकारी आएगा जाल बिछाएगा दाना डालेगा, दाना वो जाल में फंसना नहीं वाली बात। तो ये सब है ना दाना डाला जा रहा है, बड़ा सा स्कैम है ये सब, इमोशनल स्कैम करना, ठीक है। पहले छोटे बच्चे का स्कैम होता था, भिखारी उखारी बना के चंदा वसूलवाया जाता था। आजकल है वो हॉस्पिटल में ले जाएगा, पानी का बोतल टांग देगा, गोड़ टांग देगा, बड़ा सा थुब्बा लगा देगा, थोड़ा डेंजर वाला सीन बना देगा, बोलेगा इनकी ऑपरेशन की बहुत ज़्यादा सख्त से सख्त जरूरत है, स्कैनर डाल देगा, बोलेगा 10-5 जितना हो सके इकट्ठा करे। 2000 आदमी वीडियो देखा, उसमें से 10 आदमी आदमी का तो महिला पिघलेगा, मन पिघलेगा, बोलो 5 आदमी का भी तो फैलेगा। सोशल मीडिया पर पैसा लग रहा है, सीधे डाल दी। इसको बोलते हैं डिजिटल भिखारी, अर्न करने का एक तरीका, डाल दिया। हम नहीं बोलते हैं सारे गलत है, लेकिन श्योर गलत है। ऐसा नहीं बोला जा सकता कि सारे गलत है, लेकिन गलत हैं, ऐसा बहुत हमने देखा है। ऐसा क्या ना, चिट करता है और आदमी एकदम दया में आके पैसा दे दे। कोई कोई ये चलाता है कि मैं बहुत सारे गरीब आदमी को खाना खिलाता हूँ, ये फंड है, ट्रस्ट है, उसमें कुछ पैसा दीजिए, आप भी सहयोग बनिए। हम बेंगलुरु एयरपोर्ट पे उतरे थे। बेंगलुरु एयरपोर्ट पे जैसे ही उतरे उसके बाद हमको भूख लग गया। पहली बार यात्रा हो रही थी प्लेन से, ठीक है, उतना आइडिया नहीं था। हमको लगा अब एयरपोर्ट पे आ गए तो खा लेते हैं, तो वहाँ जा रहे हैं तो 500 का नोट दे दिए, ठीक है। वेशभूषा से हो सकता है अमीर दिखते हो लेकिन है नहीं, ठीक है। तो हालांकि प्लेन में चलने वाले लोग समझ ही सकते हो, वो सबको लगता हो कि अमीर उमीर है। 500 का उसको नोट दिए, बिरयानी हमको दे दिया, थोड़ा ज़्यादा महंगा था, हाफ ही लिए थे, ठीक है, काम चल जाएगा, दे तो दी। और हम उसके सामने खड़ा रह के रिटर्न, ठीक है ना। थोड़ा देर बाद उससे पूछ रहे रिटर्न, तो बोला योर मनी ट्रांसफर एट द, वहाँ सामने एक बच्चा का चाइल्ड फंडिंग, ठीक है, बड़ा सा टांगा, बिना पूछे हुए, सर चेंज नहीं है आपका पैसा, हम किस में डाल दिए, चाइल्ड फंडिंग में डाल दिए हैं, अनाथ बच्चों को यहाँ से ये जाता है वो जाता है। भाई अगर वो गांव में रहता है चौक पर तो उसको मार मार के पहले कपाड़ फाड़ देता आदमी, बोलता ससुरा पैसा हमारा दान तू करबे।
बड़े बड़े जगह पे ऐसा लगाए रहता है और फंडिंग अब होता है कि नहीं होता है, आई मीन हम तो कंफर्म नहीं है कि होता ही होगा, लेकिन पैसा मेरा और फंडिंग किसी और का। चेंज नहीं था, जैसे गांव में कभी कल चॉकलेट नहीं देता कि 2 रुपया चेंज नहीं, 2 चॉकलेट ले ला, पैसा चला गया फंडिंग। हम सोचते रह गए बाप रे, इज्जत की सवाल है, लोग हंस देगा कहीं, मन में हो रहा था, इसलिए चुपचाप जाके बिरयानी खा रहे थे, मन ही मन गाली दे रहे थे, साला कहाँ फंस गए। ठीक है, तो आप अपनी लेबिलिटी को मेंटेन करें, इसलिए दुनिया में ये चीज़ बनाया गया है। मेरा मानना है तुम लोग कभी प्लेन से सफ़र नहीं करना जब तक एफोर्डेबल नहीं हो, कि 1000 2000 5000 अगर ऐसे निकल भी जाए तो कोई बात नहीं। ठीक है, एयरपोर्ट से निकलोगे बाहर और बाहर निकलने के बाद ऑटो वाला रुका 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 करोगे तो एयरपोर्ट पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है तुमको, तुम ट्रेन से जाओ, वो भी पैसेंजर वाली ट्रेन से। बुझे, अभी एसी में बैठने की हालत में नहीं हो, हम बहुत ख़राब बात नहीं कह रहे। ठीक है, एयरपोर्ट से निकल गए वीडियो बनाने के चक्कर में और बाहर आया ऑटो वाला के 5 रुपया में ले चल भाग कंपनी भाग, ऐसे करोगे तो तुम जाने लायक हो। एयरपोर्ट पे जाने का मतलब है कोई रिसीवर हो या ड्राइवर तुमको अपना 4 व्हीलर से छोड़ रहा हो, पहले से पता है कि 4:33 में फ्लाइट आ रहा है तो तुम्हारी थार लगनी चाहिए वहाँ पे और तुम उसमें बैठो, फिर तुम्हारा थार रिसीव करके तुमको घर तक ले जाए, तब तुम इसके लायक हो, वरना एकदम नहीं जाओ। कोई 4 व्हीलर तुम्हारा हो वहाँ पे वेलकम करने के लिए कोई आदमी हो तब तुम एयरपोर्ट की बात करो, वरना ये सब बेकार है। ठीक है, तुम चले गए दिखावे में और कर रहे हो, जहाँ तक मेरा थॉट है। बाकी नॉर्मल आप जीवन जैसा जीना है, बोलेगा कि सर ऐसा तो होगा नहीं तो क्या कभी नहीं चले प्लेन में, तो सपना ही क्यों देख रहे हो तुम, करो, सब आदमी कर सकता है। और प्लेन की टिकट बहुत महंगी नहीं होती है, वो तो सीजन और सिचुएशन पर डिपेंड करता है, फिक्स नहीं है। हालांकि भारत सरकार ने एक नीति लाया था जो आपको पढ़ना भी है, उड्डयन नीति। भारतीय उड्डयन नीति के अंतर्गत मिनिमम 2500 रखा गया, कम से कम 2500 में आप क्या कर सकते हैं, यात्रा तय कर सकते हैं। एक लक्ष्य रखा है कि गरीब से गरीब आदमी क्या हो, बैठ करके चला जाए और एक बार घूम आए। ठीक है, एक बार यात्रा हमको याद आ रहा है, प्लेन का ही याद आ रहा है, हालांकि हमको टॉपिक पढ़ाना है, 1 मिनट समय लेंगे उसके बाद पढ़ाएंगे। हमारे जस्ट आगे वाले सीट पे एक महिला थोड़ी नई नई चढ़ी हुई थी और हम तो ज़्यादा बिजनेस क्लास से ही जाते हैं, लेकिन उस बार नॉर्मल से चले गए थे, तो वो बैठी हुई थी, उसमें है ना पहले से बुक रहता है, शायद उसके बेटा बहुत अच्छा पोस्ट पे रहा होगा मे बी, या अच्छे ढंग का रहा होगा, संस्कारी रहा होगा कि अपने ना कर अपने माँ को भेज दिया, बाबूजी दोनों को, किसान उसान संवर्ग के थे, उतनी जानकारी नहीं थी। उसका बेटा जो है जब टिकट ऑर्डर किया तो उसके साथ विथ लंच ब्रेकफास्ट, ठीक है ना, ऑर्डर किया था, तो सामने वाले जो थे वो उनके सामने एयर होस्टेस आती है और वही मतलब कॉक लेकर के और सैंडविच ले करके दे रही है, तो पहले ही बोलते हैं ना ना हमरा ना चाहिए, हम ना खरीद पैसा का कोई जरूरत ना है, हम ना खबे। तो वो जो है ना एयर होस्टेस डील करते करते उसको समझ में आ जाता है ना वेशभूषा से या वार्तालाप से, तो एकदम हिंदी में बड़ी विनम्रता से एयर होस्टेस कह रही है लेना लू एक पैसा ना लगता ही, तो झट से दोनों वो दू गुड़ाती सीट बेल्ट पहन ले और हम एकदम बगल वाले, मतलब थोड़ा सा गैप रहता है, इसी तरह एकदम बैठे बगल वाले और देख रहे उस महिला को, झट से बोले दूगड़ा हाथी इनो आती तक हे उठू ना नाश्ता, हे नाश्ता आ गए, तो झट से और यार उसे थोड़ी स्माइल कर रही थी, मैम आपका कोक वाटर एंड योर लंच। कहने का मतलब क्या है, क्या एक एक्सपीरियंस देता है, ठीक है ना, अनुभव है, चीज़ों को देखते देखते जाते जाते, मे भी हम भी कभी पहले गए होंगे, चीज़ों को देखोगे नहीं तो समझो कैसे जाओगे, नहीं तो पहले तो झिझक होता है कि मैं चढ़ता कैसे होगा, कैसे होता होगा अंदर, ऐसा तुम मन मतलब कभी नहीं गए हो तो ऐसा होगा ना, तो शर्माना नहीं चाहिए कहीं पर, अगर नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है, क्योंकि पहली बार हम तो पहले सोते थे मेट्रो में जब चढ़ेंगे तो क्या होगा, बड़ी खुदकिस्मत हो अगले साल पटना में मेट्रो शुरू हो रहा है, दिल्ली बॉम्बे जाने की जरूरत नहीं, पटना में शुरू होगा तो कभी जाओ पटना में आराम से घूम लो, चल लो, पटना मेट्रो शुरू हो रहा है। तो हम तो सोचते थे कि कोई कोई सुनाता था कि जाता है तो उसमें सटाता है तो गेट खुलता है, हटता है, ऐसा कुछ, तो कैसे हटता होगा कैसे सटता होगा, मतलब बेचैनी टाइप का। तो हम बेंगलुरु में पहली बार, बेंगलोर कर्नाटक गए थे, वहाँ मिला
मौका कंपनी की तरफ से ही, तो तब गए वहाँ पर। तो वही सब देखते थे ये कैसे सटाना है। वो बाद में पता चला बक ये सब कुछ नहीं, तब फॉल्स बात, ये तो नॉर्मल रहता है, गए और आए। तो चीज़ें जैसे जैसे आप महानगर में बड़े में घूमिएगा, ठीक है ना, तभी तो आप लक्ष्मी चौक जाते ही हेरा जाते हैं, लक्ष्मी चौक से बरहमपुरा जाते तो हेरा जाते हैं, दिल्ली घूमोगे, बॉम्बे घूमोगे, बड़े बड़े महानगरों में जब जाओगे तो कैसे कंट्रोल करो। और एक मैं आपको बात बता रहा हूँ, जब बड़े शहर से आदमी छोटे शहर में आता है तो उसको बहुत असहजता महसूस होता है, क्योंकि अगर आप बड़े शहर में रहने लगोगे तो आप एक डिसिप्लिन आदमी हो जाओ। मुजफ्फरपुर से कोई आदमी दिल्ली चला जाए और वहाँ ड्राइविंग करे तो गारंटी कराओ दिन में 10 को चालान अपना करवाएगा, क्योंकि न पेशेंस है न बर्दाश्त करने की क्षमता है। उसको तो आदत है कि तैका सनी गली मिला एकदम ठेल के आगाड़ू पहुँच गए, और दाएं से लिए एकदम फिर घुसा दिए गली में, फिर आगे जाने की बात। जबकि बड़े शहर में ऐसा कुछ होता नहीं है, इंस्टेंट ब्रेक, इंस्टेंट स्टार्ट, इंस्टेंट गो, हर चीज़ बड़ी लिमिट में। जहाँ मन किया वहाँ नहीं थूकना, जहाँ मन नहीं करे वहाँ मूतना है, ये सब ध्यान रखना है कि कहाँ मूतना है कहाँ थूकना है। यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं, तुरंत शुरू हो गया, आंख बंद करके जा रहा है, कहाँ है, अरे भाई इधर रोड के बगल में। कभी कल बहुत खराब लगते रहता है किसी आदमी को देखते हैं कि एकदम भीड़ भाड़ है वहीं पे जानवर की तरह शुरू हो जाता है, थोड़ा शर्म करो भाई। हाँ, कोई मैनर नहीं है आदमी के अंदर। बड़े शहर में रहोगे चालान काट देगा, थूक दोगे ना तो रोक देगा, स्टैंड खड़ा करो इधर साइड, लगा देगा, काट देगा चालान। तो ये सब डिसिप्लिन, अब वो डिसिप्लिन वाला आदमी इधर आएगा तो उसको तो परेशानी होगी कि क्या चल रहा है भाई, वो ट्रैफिक के खोजेगा, ठीक है ना। तो ये अनुभव है। और बड़े सारे यहाँ से वहाँ जाओगे तो तुमको बड़ी एडजस्ट में परेशान होगा। इसीलिए लोग कहता है कि है ना, तुम जिस लेवल का हो उसी लेवल की लड़कियों को या लड़कों को एक्सेप्ट करो, लेकर के आओ। क्योंकि आप जिस माहौल में पले बड़े हो उससे तुमको डेंजर माहौल मिल गया। जैसे तुमको मन है खुलासा ज़िंदगी घूमने का, बड़ी शौकीन हो घूमने उमने का, और एक बैग तुमको कैद कर दिया गया। आई मीन ऐसे परंपरावादी घर में तुम्हारा शादी विवाह हो गया, जो परंपरा इतना मानता है कि ससुर के सामने इतना तक पूरा एकदम घूंघट रहना चाहिए। अब वहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, उतना वहाँ पे क्या होगा तुम्हारा, तुमको तो लगेगा जैसे काले पानी की सजा दी जा रही है। और तुम बहुत अध्यात्म परिवार से हो जहाँ पे रूल कल्चर बहुत ज़्यादा फॉलो किया, एक बैग ओपन माइंडेड के पास चले गए जहाँ पे ससुर भी पुतोह के कंधे पे हाथ रख देता हो, आओ बेटा इधर आओ, भैंसुर उसुर कुछ मानते नहीं, इधर आओ इधर आओ बाबू इधर आ जाओ। ऐसे में सब वहाँ ससुर भी हाफ पैंट पहन के घूम रहा है, पुतोह भी हाफ पैंट पहन के घूम रहा है, अब तुम वहाँ पे जा रहे हो, ये क्या हो रहा है, तो दोनों ऑकवर्ड लगेगा ना। तो आप जिस परिवेश में हो हमें लगता है आप उसी परिवेश को एडजस्टेबल हो। और अमूमन हम देखते हैं, मेरा अनुभव कहता है कि जितने गवर्नमेंट जॉब नए बच्चे को हुआ है अक्सर अनसक्सेसफुल मैरिज का कारण यही है। समझ में, चूंकि लड़का संघर्ष करे, मान लो सौरभ की स्थिति जिस प्रकार की है, बहुत मेहनत करेगा, नौकरी पालेगा, ये तो बदल जाएगा, ऑफिसर बन गया तो ये बदल जाएगा, बड़े शहर में रहने लगेगा, लेकिन परिवार की मम्मी को चेंज कर देगा, पापा को चेंज कर देगा। ये अपनी पत्नी को हाफ पैंट में लेके घर पे आ जाए, पूरा गांव मोहल्ला घुमाए हाफ पैंट में, तो लोग बर्दाश्त करेगा, ठीक है ना, मोहल्ला खुश हो जाएगा, पूरा पापा का थू थू हो जाएगा, होगा कि नहीं बताओ, कि उसकी पुतोह कैसी हो गई। अब ये उसको तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बड़े घर की लड़की है, क्योंकि नौकरी होने के बाद तो बड़ा वाला आदमी तुरंत हायर कर लेता है ना लड़का को, कि उसको लगेगा मेरा दामाद तो इनकम टैक्स ऑफिसर है, बड़े अधिकारी है, तो हायर कर लिया। अब हायर किया तो सिर्फ दामाद को नहीं हायर किया, ससुर को भी हायर किया, सास को भी हायर किया, ननद को भी हायर किया है, घर के बहुत सारे लोग को हायर किया है, सारे रिलेशनशिप को हायर किया है, एक समाज को हायर किया है। और बदला सिर्फ कौन, उसका हस्बैंड, बाकी सब जैसे है वैसे है। तो उसको तो आके चूल्ही पर खाना बनाना पड़ेगा, बेलना पड़ेगा रोटी सबके लिए, सबको प्रणाम करना पड़ेगा, घर में लेकर के काऊ फूटी लेकर के निभना पड़ेगा, पोछा लगाना, जो उसको पसंद नहीं है, या तो फिर वो अपने हस्बैंड को चुन पाएगा, हस्बैंड मजबूरी है पत्नी के साथ रहना, लेके भाग जाएगा, इधर सब ढोल बजाते रह जाए। इसीलिए मैरिज करते समय ये सब बहुत बारीकी चीज़ है, ये अध्ययन करने की चीज़ है, ये सब पर ध्यान दो। बहुत ज्ञान की बात तुमको फ्री में बता दी है, चलो पढ़ो, इधर आओ। बात करते हैं हम लोग प्रशासन स्तर में हिंदुओं को जोड़ने का। तो उन्होंने, फिरोज शाह ने क्या किया, बहुत विद्वान व्यक्ति था, इसीलिए वो समाज को अपने तरफ मोड़ने के लिए, हिंदुओं को अपने तरफ मोड़ने के लिए क्या कर दिया, हिंदुओं को अपने